नमस्कार दोस्तों, पीएम टीके वेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर में मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है और सभी को आशा है कि इस पैकेज में जरूर मेरे लिए तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, लेकिन वो खोज नहीं पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या मिलने वाला है और कहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये पैकेज जो है, ये इसे हम लोग स्टिमुलस का पैकेज कहते हैं। और जब तक हम लोग स्टिमुलस को ठीक से नहीं समझेंगे कि ये स्टिमुलस क्या होता है और इसका बेनिफिट इकोनॉमी में किस तरीके से आता है, सरकार किस तरीके से इसके माध्यम से इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहती है, तो जब तक ये समझ नहीं आएगी तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि इसमें मेरे लिए क्या है। दोस्तों, जब भी इकोनॉमी के अंदर में स्लो डाउन आता है और ऐसा लगता है कि इकोनॉमी धीरे 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 रिसेशन के लिए जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को स्टिमुलस देना होता है। स्टिमुलस देने से इकोनॉमी की जो गति है, इस गति में तेजी आती है और इकोनॉमी रिवाइवल की ओर जाता है। और समय पर यदि ये स्टिमुलस नहीं दिया गया तो इकोनॉमी, जो कि लेन और देन से बनता है, डिमांड और कंजम्पशन से बनता है, प्रोडक्शन से बनता है, प्रोडक्शन में कमी आने लगती है, डिमांड में कमी आने लगती है, फिर डिमांड में कमी के कारण फिर प्रोडक्शन में कमी आने लगती है। जब इस तरीके से ये चक्र चलता चला जाता है और हम धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारें क्या करती है, और बिना सरकार के इंटरवेंशन के हम जल्दी से इस इकोनॉमिक स्लो डाउन से रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमी के अंदर में रिकवरी लाने के लिए सरकार 3 तरीके के कदमों को उठाती है, जिसमें से पहला कदम होता है सरकार का मॉनेटरी स्टिमुलस देना, दूसरा कदम होता है फिस्कल स्टिमुलस देना, और 2008 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके अंदर में हम लोगों ने एक नया टर्म देखा था जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके माध्यम से स्टिमुलस को देना। तो हम ये तीनों स्टिमुलस क्या होते हैं, इस चीज को समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि ऐसा करने से आखिर इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी पूरी बातें समझ में आएगी। तो पहला है मॉनेटरी स्टिमुलस देना, और ये मॉनेटरी स्टिमुलस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। नॉर्मली क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरेस्ट के रेट को कंट्रोल करती है। यदि वो इंटरेस्ट के रेट को डाउन कर देती है तो लोगों के अंदर में जो सेविंग्स करने का जो इच्छा होता है वो कम होने लगता है कि इतना कम इंटरेस्ट के लिए क्या तो सेविंग करना है, इससे बेहतर है कि हम इस पैसे को खर्च करें, इसे कंज्यूम करें, इसका आनंद ले लें। तो एक तरफ जहां पर लोग ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं जिससे कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन शुरू होता है, इकोनॉमी तेज गति से दौड़ने लगती है, वहीं दूसरी ओर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें सस्ते में कर्ज मिलने लगता है, तो वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ाने लगते हैं और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी एलिमेंट्स होता है उन सभी में खर्च करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा सस्ता मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन एंड पर और कंजम्पशन एंड पर इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मॉनेटरी स्टिमुलस को डालती है, कंजम्पशन को बढ़ावा देती है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। दोस्तों, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो बैंकों को जो पैसा दिया हुआ होता है, बैंकों के पास जो पैसा आता है डिपॉजिट्स के रूप में, तो बैंकों को एक लिमिट होता है कैश रिजर्व रेशियो का, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर के माध्यम से जानते हैं। इस रेट को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम ये डिसाइड करता है। जब उससे इकोनॉमी के अंदर में ज्यादा पैसे छोड़ने होते हैं तो वो सीआरआर के रेट के, एसएलआर के रेट को कम कर देता है। इससे बैंकों के पास में ज्यादा पैसा होता है और बैंक ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं और इकोनॉमी में ज्यादा पैसा चला जाता है। और दोस्तों, एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊंगा, यदि बैंकों के पास में 100 रुपए एक्स्ट्रा आता है तो इकोनॉमी को इसका फायदा 500 रुपए से अधिक का होता है। ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि रिजर्व रेशियो क्या है उसके ऊपर। इस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। हवा में पैसे कैसे बनते हैं, 100 के 500 कैसे हो जाते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो इंतजार कीजिएगा जब मैं इस बारे में, इस विषय पर आऊंगा तब। तो इस माध्यम से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिस्टम में सीआरआर को कम करके, एसएलआर को कम करके ज्यादा पैसे को छोड़ देता है। फिर भी कई बार बैंकों को ऐसा लगता है, जो कि हाल फिलहाल के दिनों में
ऐसा महसूस हो रहा था कि बैंक पैसा दे तो किसको, तो बैंकों को अच्छा लग रहा था कि कहीं पैसा देने से बेहतर है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए इस समय, और पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास छोड़ देना है। लगभग 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास में छोड़ दिया। तो ऐसे में रुपया तो सिस्टम में आया नहीं, तो रिजर्व बैंक ने क्या किया, रिवर्स रिपो रेट जो बैंक को ब्याज दे रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी रेट को घटा करके मात्र 3.75% कर दिया। तो बैंकों को अब रिजर्व बैंक में पैसा रखने में मजा नहीं आने लगा, तो वो अब अवसर तलाश रहे हैं कि इस पैसे को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोन दे करके ज्यादा ब्याज कमा सकें। आखिर बैंक तो बिजनेस करता है ना, उसका तो काम है प्रॉफिट बनाना, और उस प्रॉफिट को बनाने के लिए उसे सस्ते में पैसे को लेना है और महंगे में पैसे को देना है। तो यदि वो पैसा 3.75 में रिजर्व बैंक के पास रखेगा तो डेफिनेटली उसे फायदा नहीं होगा, तो वो 8 लाख करोड़ रुपए भी धीरे धीरे वहां से निकल करके इकोनॉमिक सिस्टम पर आ जाएंगे। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था कि मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है। फिर आप देखते होंगे कि साहब बजट के माध्यम से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, उसे हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस डालना। वो कैसे करती है, सरकार टैक्सेशन डिसाइड करती है। सरकार यदि टैक्स कम लेगी जीएसटी के शेप में, इनकम टैक्स के शेप में, या और जो भी फीस वगैरह लेती है, टैक्सेस लेती है उसके शेप में, तो नेचुरल है कि आपके पास में ज्यादा पैसा बचेगा, आप ज्यादा खर्च कर पाएंगे या ज्यादा प्रोडक्शन में उस पैसे को यूज कर पाएंगे, तो इससे भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है। मुझे दुख है कि इस बार जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें टैक्सेशन को लेकर के कोई विशेष बात सरकार ने अनाउंस नहीं किया है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि बजट में हमेशा एक बात आती है फिस्कल डेफिसिट, माने हमारा जो टोटल जीडीपी है जो लगभग 200 लाख करोड़ का है, सरकार जितना पैसा फीस के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से या अन्य आय के स्रोतों के माध्यम से कमाती है, उससे लगभग 3.5% ज्यादा जो है खर्च करती है। तो यदि हमारा इकोनॉमी का साइज लगभग 200 लाख करोड़ का है और 3.5% का हम इसमें फिस्कल डेफिसिट सरकार को अलाउड है, यानी यदि सरकार जो है टैक्सेस के माध्यम से 25 लाख करोड़ रुपया या अन्य आय से कमा रही है, तो 3.5% यानी 7 लाख करोड़ रुपया, 200 लाख करोड़ का 3.5%, 7 लाख करोड़ रुपया सरकार बोरिंग करती है, कर्ज लेती है और एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी के अंदर में अपनी खर्च के माध्यम से डाल देती है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो बढ़ावा होता है उससे पूरे सिस्टम के अंदर में पैसा रोटेट करना शुरू करता है और इससे भी जो है इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है और इससे भी इकोनॉमी तीव्र गति से चलनी शुरू हो जाती है। अब तीसरी बात जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात होती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग करने के लिए 2008 में 800 बिलियन से कुछ कम रकम अमेरिका ने अपने सिस्टम में 4 ट्रेंचेज में डाला था। उन्होंने क्या किया, जो भी जिन्हें भी पैसे की आवश्यकता थी या जिन्होंने भी दूसरों को फंडिंग बॉन्ड्स के अगेंस्ट में कर रखा था, गवर्नमेंट उस बॉन्ड्स को बाई करके उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे देती है। इससे क्या है कि जो लिक्विडिटी ब्लॉक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में, वो लिक्विडिटी वहां चली गई और टेम्पोररी जो है उनका बॉन्ड्स गवर्नमेंट के पास आ गया और इससे सिस्टम के अंदर में फ्लो चालू हो गया। जब वो संस्थाएं वापस से मजबूत हो जाएगी, उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी आ जाएगी, तो वो पैसे को वापस निकाल लेंगे। और इसके अलावा नोट को प्रिंट करके भी, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत सरकार जो है अपने बॉन्ड के अगेंस्ट में नोट को, करेंसी को प्रिंट करके इकोनॉमी के अंदर डाल देगी और जब करेंसी सरप्लस होगा उस समय जो है अपने बॉन्ड को वापस बाई बैक कर लेगी और इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर में टेम्पोररी जो है स्टिमुलस डाले जाते हैं और ये बहुत आवश्यक होता है। सरकार ने इसे बहुत सावधानी से और समय पर सही मात्रा में नहीं किया तो रिसेशन में इकोनॉमी चली जाएगी। इसलिए आप देखे होंगे कि पूरे विश्व के अंदर में सभी देशों ने इकोनॉमिक स्टिमुलस डाले हैं। भारत ने लगभग 21 लाख करोड़ का डाला है जो कहा जा रहा है, और उसमें से लगभग जो है सरकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 3.5 लाख करोड़ का है और बाकी जो है बोरोइंग वगैरह के शेप में लोग जो है, जनता जो है सस्ते ब्याज में पैसे को उठाएगी, गवर्नमेंट की गारंटी पर उठाएगी,
तो ये सारा पैसा इकोनॉमी में फ्लो करेगा। अमेरिका ने इस समय लगभग $2 ट्रिलियन तो डाल दिया है, 1 ट्रिलियन अभी आने वाले दिनों में आने वाला है, और ये जरूरत पड़ने पर वो 2 ट्रिलियन और डालेंगे। माने काफी बड़ा पैसा जो है अमेरिका अपनी इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगा, और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। यदि हम जर्मनी, फ्रांस या दुनिया के सभी बड़े देशों को या बड़ी इकोनॉमीज को मिला लें तो लगभग $20 ट्रिलियन का स्टिमुलस पूरे ग्लोब में डाला जा रहा है। और जैसे ही आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर में इस स्टिमुलस का असर होगा, इकोनॉमी विश्व की अपनी पटरी में आ जाएगी। बल्कि मेरी समझ के अंदर में तो काफी बूम बूम करना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं कि नहीं हूं, लेकिन मेरा यही धारणा है, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी भी 1 साल के अंदर में पहले से बेहतर स्थिति में स्टिमुलस के कारण होगी। अब दोस्तों, इस स्टिमुलस में आपको क्या मिला? आप तो इस वीडियो को यही जानने के लिए सुन रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो यदि आप समझेंगे तो माने सरकार ने लगभग जो है 17 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इकोनॉमी के अंदर में डाला है। जैसे मान लेते हैं कि भाई लगभग जो है इंडस्ट्रीज को 4 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए मिले। अब इंडस्ट्री के अंदर में जब ये पैसा आएगा, जब इंडस्ट्रीज बोरो करेगी इस पैसे को, इंडस्ट्री यदि बोरो करने योग्य नहीं है तो सरकार जो है बैंकों को अपनी ओर से गारंटी दे रही है कि आप पैसा ले लीजिए, पैसा दे दीजिए, हम यदि कोई डिफॉल्ट होगा तो पीछे हम खड़े हैं आपके, आपसे रिकवरी नहीं होगा तो हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, रिकवरी हम करने का प्रयास करेंगे। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इजी जब मैंने पैसे मिलेंगे तो डेफिनेटली जो है वो पैसे के आने से जो है इकोनॉमी के अंदर में त्वरित गति से तेजी आएगी। अब बोलेंगे कि साहब बोरोइंग से या क्रेडिट देने से इकोनॉमी के अंदर में तेजी कैसे आएगी? आपको एक मजेदार कहानी मैं सुनाता हूं, और इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट के पैसे से जो है इकोनॉमी में तेज गति कैसे आती है। दोस्तों, एक सज्जन घूमने के लिए शिमला गए, और शिमला में उन्हें एक होटल पहले से रिकमेंडेड था। तो उस होटल में गए और कहे कि साहब ये लीजिए 10,000 रुपये, यदि मुझे कल पसंद आया आपका होटल और दूसरा होटल मुझे पसंद नहीं आया तो मैं आपके यहाँ कल आकर के ठहरूंगा, और नहीं तो कल आकर के आपसे 10,000 रुपये मैं आपसे वापस ले जाऊंगा। होटल ने कहा कि ठीक है साहब, आपको दूसरा कोई होटल देखना है तो देख लीजिए, अन्यथा कल आएंगे आप तो आपका रूम यहाँ रिजर्व रहेगा। 10,000 रुपया पेमेंट हो गया। उसी समय लॉबी में जो है एक सब्जी वाला, जो होटल में सब्जी वेजिटेबल सप्लाई कर रहा था, वो वहां बैठा हुआ था। उसने होटल वाले से कहा, भैया 3 महीने से आपने मेरा पेमेंट नहीं किया है, और क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, ऑफ सीजन है बोल करके जो है होटल चल नहीं रहा था, लेकिन अभी आपके पास पैसे आ गए हैं, ये पैसे तो आपको मुझे देने होंगे। तो होटल वाले ने कहा कि हाँ भाई, अब पैसा तो आपका देना था, 3 महीना हो गया, विलंब हो गया, तो यार 10,000 रुपया आप ले जाइए, कल का कल देखा जाएगा। वो सब्जी वाला जो है उस पैसे को लिया, और पैसे को लेकर के वो अपने घर के लिए गया। और वो सब सोच रहा था कि भाई बहुत दिनों से जो है घर के अंदर में एक नया टेलीविजन खरीदना था, ये पैसे आ गए हैं, हम इस टेलीविजन को खरीदेंगे। और ये प्लानिंग बनाते हुए जो है वो घर पहुंचा, और घर पहुंच करके अपनी पत्नी से कहता है कि बहुत दिनों से तुम टेलीविजन के लिए बोल रही थी, आज पैसे आए हैं, शाम को बाजार चलेंगे और टेलीविजन खरीदेंगे। तभी उसने देखा कि घर के अंदर में ड्राइंग रूम में जो है वो किसान जो उसे सब्जी देता है, जिसका सब्जी लेकर के वो सप्लाई करता था, वो गांव से आया हुआ था, और उसने जो है तकादा किया कि भैया 4-5 महीने हो गए तुम सब्जी का पैसा नहीं दे रहे हो, लिए जा रहे हो, तुम्हारे पास टेलीविजन खरीदने का पैसा और मेरे को सब्जी का पैसा नहीं दे रहे हो, ये सही नहीं है। मैं तो 10,000 रुपया जो लेकर के आयो उसे मैं लेकर के ही यहाँ जाऊंगा। मजबूरी में उस वेजिटेबल वेंडर ने जो है उस किसान को 10,000 रुपया दे दिया, और उसे खाना वगैरह खिला करके उसे विदा किया। तो काफी लेट हो गया था तब तक, और चूंकि वो किसान का घर जो है, गांव जो है काफी दूर था, तो जब भी वो शहर में रहता था तो एक पर्टिकुलर होटल में रुकता था। तो किसान जो है उस होटल में चला गया। दोस्तों, वो वही होटल है जिसमें टूरिस्ट ने जो है 10,000 रुपये जमा कराए थे।
वो होटल में पहुंचा और कहा कि साहब आज रात को देरी हो गई है, गांव तो जा नहीं पाऊंगा, तो यहीं ठहरूंगा मैं। तो होटल वाले ने कहा भैया पिछले 3-4 महीनों से जब भी होटल में ठहरते हो पैसे नहीं देते हो, आज पैसे नहीं दोगे तो ठहरने नहीं दूंगा। तो उस किसान ने कहा कि नहीं आज मेरे पास पैसे हैं। तो उसने 10,000 रुपया होटल वाले को दे दिया और वहीं ठहर गया। अगले दिन सुबह वो टूरिस्ट आया और उसने कहा कि नहीं आपका होटल पसंद नहीं है, मुझे दूसरा होटल पसंद आ गया, मेरे 10,000 रुपये दे दीजिए। वो अपना 10,000 रुपया लिया और चला गया। दोस्तों 1 रुपया भी सिस्टम में नहीं था। 10,000 रुपया जो क्रेडिट का आया उससे देखिए साइकिल कैसा घूम गया, पूरा इकोनॉमिक साइकिल घूम गया। यानी जो 10,000 का क्रेडिट था वो धन में कन्वर्ट हो गया। वो वेजिटेबल वेंडर के लिए मनी था, वो किसान के लिए मनी था और होटल वाले के लिए भी मनी था, क्योंकि उसे किसान से पेमेंट मिल गया। तो ये है क्रेडिट का मजा। और जैसे ही सरकार इंडस्ट्रीज को या दूसरी जगह पर क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, इसी तरीके से इकोनॉमी का चक्र घूमता चला जाएगा। हाँ, जिसने बोरो किया है उसे एक न एक दिन तो चुकाना है, तो धीरे से वो क्रेडिट जो है वापस से लेंडर के पास में यानी रिजर्व बैंक के पास में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में लौट जाएगा, लेकिन इकोनॉमी को तो घुमा ही देगा दोस्तों। तो ये मजेदारी है क्रेडिट का। क्रेडिट इस तरीके से एक्सपेंड करता है। और दूसरा है जो बैंक जो पैसा देता है, और मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम में हवा से पैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसी से जो है इकोनॉमी के अंदर में बैंकिंग सिस्टम के कारण भी पैसे का फैलाव होता है और इकोनॉमी इससे बड़ी होती जाती है। अब आप समझिए कि आपने अपने बैंक के अंदर में 1 लाख रुपए जमा किया और समझिए कि बैंक को कोई भी उस रुपये के अगेंस्ट में रिजर्व बैंक के पास CRR या SLR का डिपॉजिट करने का कोई पाबंदी नहीं है। बैंक उतना का उतना पैसा किसी और को जो है जाकर के ऋण के रूप में दे सकता है। तो आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, बैंक उसको 1 लाख रुपए को किसी और को जो है वो ऋण दे देगा। जब वो पैसे को ऋण दे देगा तो वो ऋण का पैसा जो है कहीं ना कहीं खर्च होगा, और जहां भी खर्च होगा घूम फिर करके वो पैसा बैंक के पास आ जाएगा। बैंक से फिर से किसी को ऋण दे देगा, फिर वो पैसा जो है घूम फिर करके बैंक के पास आ जाएगा। यानी पहली बार जो है मैंने आपने बैंक को 1 लाख रुपया डिपॉजिट दिया, क्रेडिट दिया आपने बैंक को। उसके बाद बैंक ने जो पैसा देना शुरू किया तो उसके रिसीवर के लिए वो पैसा जो है, जो लोन आया था, जो वो एक्चुअल खर्च हो रहा था, तो वो मनी के अंदर में कन्वर्ट होता चला गया। यानी क्रेडिट अपने सेकेंड ट्रांजेक्शन में मनी का काम करने लग जाता है। तो ऐसे अंतहीन रुपया बनना शुरू हो जाता है। यानी आपके 1 लाख रुपए से 10 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को 1 लाख रुपया का लोन दिया जा सकेगा। लेकिन यदि 10 लोगों को हम एक साथ लोन दे देते हैं, और या फिर 10 लोग जो है बैंक के अंदर जो डिपॉजिट करने के लिए आ गए, जिसके अगेंस्ट में लोन दिया गया, वो सारे के सारे लोग बैंक से पैसा मांगेंगे तो बैंक पैसा को दे नहीं पाएगा। तो बैंक काम करता है इस सिद्धांत पर कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आएंगे, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो यानी कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब के अंदर में पैसे हों, चाहे वो टाइम डिपॉजिट्स हों यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में या SI डिफर्ड जो पेमेंट वाले डिपॉजिट्स होते हैं वैसे डिपॉजिट्स हों, तो बैंक को मालूम है कि ये सारे लोग जो है एक साथ पैसा मांगने कभी नहीं आएंगे। तो वो आपके धन का एक हिस्सा को रिजर्व बैंक के कानून के अनुसार कैश रिजर्व रेशियो के रूप में या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जमा कर देता है। इसे एग्जांपल के लिए मानिए कि 20% पैसा को वो वहां पर जमा कर देता है कि कभी भी कोई पैसा लेने आएगा तो पैसे की कमी नहीं होगी, और ये मान करके चलता है कि सारे लोग एक साथ पैसा मांगने नहीं आएंगे। तो आपने 1 लाख रुपया जमा किया, बैंक ने उसके अगेंस्ट में फिर से 80,000 रुपया सिस्टम के अंदर में डाल दिया। वो 80,000 रुपया जो है घूम फिर करके बैंक के पास दोबारा आ गया। बैंक उसके अगेंस्ट में फिर से कर्ज देगा तो उसे 20% फिर से उसे रिजर्व कर लेना है। तो वो 80 का 20% 16,000 रुपया यानी कि काटने के बाद में 64,000 रुपया फिर से लोन दे देगा। तो इसी तरीके से वो एक ही डिपॉजिट के अगेंस्ट में
लोन देता चला जाएगा और हर लोन पहले वाले लोन से 20% कम होगा, तो आपके 1 लाख के अगेंस्ट में टोटल 5 लाख रुपए का लोन सिस्टम के अंदर में चला जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपए ने 5 लाख रुपए का धन को सिस्टम के अंदर में क्रिएट कर दिया, यानी 5 लाख रुपया बन गया। इसे बोलते हैं हम लोग क्रेडिट क्रिएशन, धन का विस्तार होना। तो जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर में धन आएगा और इकोनॉमी में ये धन सर्कुलेट होगा, चाहे वो सरकार नोट प्रिंट करके भी ये इकोनॉमी में सर्कुलेट कर देती है, तो वो पैसा 5 गुना एक्सपेंड कर जाता है और इकोनॉमी बहुत तेजी से विस्तार करने लगती है। और जब जब रुपया हैंड चेंज करेगा, एक का खर्च दूसरे की आमदनी होगी, फिर जिसकी आमदनी होगी वो किसी न किसी शेप में खर्च करेगा। तो इस तरीके से आमदनी खर्च आमदनी खर्च आमदनी खर्च का एक सर्कल बनने लगेगा। और ये जैसे जैसे हैंड चेंज करेगा, वैसे वैसे लोगों की आय बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे लोगों की आय बढ़नी शुरू होगी, उनका एक्सपेंडिचर करने का कैपेसिटी बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे एक्सपेंडिचर करने का कैपेसिटी बढ़ने लगेगा, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यानी इकोनॉमी का जो चक्र है वो ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। और इस बीच में एक और बात हो जाएगी, आप तो जानते हैं कि भाई जो भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, यानी फालतू नोट आ गए बाजार में तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्या महंगाई बढ़ना बहुत बुरी बात है? शायद हाँ, लेकिन ज्यादातर नहीं। भारत की जो डेवलपिंग इकोनॉमी, इसमें कुछ महंगाई हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई से इकोनॉमी बढ़ती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और यदि महंगाई की जगह में, इन्फ्लेशन की जगह में डिफ्लेशन हो गया, तब तो इकोनॉमी जो है नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे, इसे हम लोग फिर से समझते हैं। समझिए कि कमोडिटीज का ये मोबाइल है और इसका दाम जो है मुझे लगता है कि भविष्य में बढ़ने वाला है, क्योंकि महंगाई है। तो मैं क्या करूंगा, इससे बाद में नहीं लेकर के अभी तुरंत खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 6 महीने बाद लूंगा तो हो सकता है मुझे 5% ज्यादा देना पड़े। मेरे पास आज पैसे है तो आज ही खर्च करो, तो मैं जल्दी खर्च करूंगा। इसके ठीक उल्टे यदि मुझे ये पता हो जाएगा कि 6 महीने बाद ये मोबाइल मुझे 10% सस्ते में मिलने वाला है, तो मैं रुपया अपने पास रख लूंगा। और रुपया अपने पास रख लूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा कंजम्पशन जो है वो डिफर कर गया। तो मोबाइल वालों की बिक्री कम होने लग गई, और मोबाइल वाला भी अपने स्टॉक में, चूंकि लगातार दाम कम हो रहा है, तो वो स्टॉक में कम से कम मोबाइल रखना चाहेगा। यानी प्रोड्यूसर को कम मोबाइल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो निगेटिव साइकोलॉजी जब हो जाती है, निराशावादी साइकोलॉजी हो जाती है, तो लोग अपने खर्च को या तो कम कर देते हैं या उसे डिफर करने लग जाते हैं, इंतजार करने लग जाते हैं। तो इससे जो है इकोनॉमी खराब होती है। तो इन्फ्लेशन की इकोनॉमी के अंदर में हमारा कंजम्पशन थोड़ा फास्ट होता है और इससे भी हमें बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, इस 20 लाख करोड़ में गरीब तबके के लोगों को तो सरकार सीधा अनाज के माध्यम से या उन्हें अन्य खर्चे, जरूरी खर्च करने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ रुपए की मदद कर रही है, या उनको कुछ रोजगार दे करके कुछ खर्च वगैरह कर दे रही है, या मदद वगैरह के रूप में भी। ये लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास मेरे आकलन के हिसाब से होना चाहिए, मैं कुछ गलत भी हो सकता हूँ इसमें। लेकिन बाकी पैसा जो भी है वो क्रेडिट के माध्यम से आ रहा है। इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगा, इकोनॉमी तेज चलेगी। जब गंगा बहेगी तो सभी को अपने अपनी बाल्टी के अंदर में, अपने अपने बकेट्स के अंदर में कुछ न कुछ तो पानी मिलने ही वाला है। ये डिपेंड करता है कि आपका बकेट कितना बड़ा है, हर एक को लाभ होगा। और यदि इकोनॉमी श्रिंक कर गई, ऐसा भी संभव है कि लोग इतने निराश हो कि क्रेडिट देने के बावजूद भी कोई लेने वाला ही नहीं हो, है ना। सस्ता ब्याज होने के बावजूद भी लोग बोलेंगे कि नहीं, हम तो पैसा डिपॉजिट ही करेंगे, हम सेव करेंगे, हम खर्च नहीं करेंगे, या हम कर्ज लेंगे ही नहीं। तो ये सारी सरकार की योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जितने चाव के साथ में इस स्टिमुलस को डिक्लेयर किया है, वो कानूनों के अंदर में ढील देते हुए, मॉडिफाई करते हुए एक इकोनॉमिक वातावरण को भी तैयार करेगी, जिसमें ये सारे स्टिमुलस के डिक्लेरेशन का रियल कंजम्पशन भी हो जाए, यानी ये सिस्टम में फ्लो कर जाए, तब तो फायदा है। और रुक गया, जाम हो गया, नहीं फ्लो किया, तो सरकार को फिर कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार उसकी भी तैयारी अभी कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने धैर्य से सुना।
और पीएमटीके वेल्थ में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट में अपने विचारों को जरूर लिखें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। और साथ ही यदि आपके निवेश से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, खास करके म्यूचुअल फंड से संबंधित, तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9431101260। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।